हाउ टू अचीव 9 बैंड ओवरऑल इन आइल्स। इस लाइन को पढ़ने के बाद कई बच्चों ने नीचे पहले ही कमेंट कर देना है भी सर आपके कितने आए हैं, आपके 9 आए हैं नहीं आए, 9 बैंड इतने ही आसान है कैसे लिख दिया आपने। देखो मैं टू बी ऑनेस्ट पहले ही बता देता हूं, मेरे 9 बैंड नहीं आए, मेरे 7.5 बैंड ओवरऑल है, 9 बैंड नहीं आए। लेकिन मैं जो टारगेट लेकर चला हूं, जो मैं बच्चों को सिखा रहा हूं, मैं श्योरली किसी ना किसी दिन आपको दिखाऊंगा भी मेरे बच्चों के भी 9 बैंड आए हैं ओवरऑल। क्यों? क्योंकि जो चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो आपको कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बताएगा, ठीक है? क्योंकि वो चीजें अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि आपको मिसगाइड किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक जो एग्जैक्ट करेक्ट वे है मैक्सिमम 9 बैंड तक पहुंचने का, मैं पहले ही बता दूं 9 बैंड लेने के लिए हार्डवर्क की जरूरत नहीं है कि कोई बच्चा ये सोचे भी मैं 10-10 रीडिंगें कर लूंगा, 3-3, 4-4 एक दिन में, एक महीने में 60-60, 70-70 रीडिंगें करके 9 बैंड ले लूंगा। हार्डवर्क का काम नहीं है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क चाहिए इसमें, ठीक है? सिर्फ रीडिंगों से काम नहीं आएगा। आइल्स डिपेंड करती है स्ट्रेटजीज पे, आप किस तरीके की स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं। अगर आप पुरानी स्कीम एंड स्कैन वाले पर हो तो आप वही 6, 6.5 पर ही रह जाओगे। अगर मैक्सिमम बैंड लेने हैं यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क। और इस वीडियो में हर एक सिंगल मॉड्यूल के ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा स्मार्ट वर्क कैसे करना है। कोई यहाँ पे रीडिंग लिसनिंग सॉल्व नहीं करूंगा, स्ट्रेटजीज बताऊंगा आपको, एक सही तरीका बताऊंगा। अगर वो तरीका सीख लिया, किसी भी तरीके की रीडिंग लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग आ जाए, आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। देखो सारा काम है इस माइंड का, ठीक है? इसको फोकस्ड कर लिया, इसको अच्छे से एक तरीका ढूंढ लिया, अपना कंफर्टेबल जोन ढूंढ लिया, स्मार्ट वर्क ढूंढ लिया, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कोई नहीं रोक सकता 9 बैंड लेने से। जो मैं तरीके, जो स्ट्रेटजीज आज बताने जा रहा हूं वो मेरी खुद की स्ट्रेटजी है। मैंने किसी इंस्टीट्यूट, किसी टीचर से नहीं सीखी, मैंने डायरेक्ट वो आईडीपी की वेबसाइट से सीखी है और खुद एनालाइज करके कुछ तरीके अपने खुद से बनाए हैं। तो बहुत सारे बच्चों की इससे हेल्प होती है। बहुत सारे बच्चे जिनके 5.5 बैंड थे वो 7.5 तक पहुंच गए हैं। और मैं पूरी होप कर रहा हूं जल्द ही 9 बैंड भी आपको लेकर दिखाएंगे अपने स्टूडेंट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मॉड्यूल वाइज ये वीडियो चलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें आपके फर्स्ट मॉड्यूल की। तो मैं बात करता हूं राइटिंग की। सबसे पहले मैं बात करता हूं राइटिंग की। देखो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा बच्चे गलतियां क्या कर रहे हैं और उन गलतियों को सुधारना कैसे है और सही तरीका क्या है, ठीक है? सबसे पहले देखो राइटिंग। देखो राइटिंग का मतलब ये नहीं है अभी किसी ने आपको टेम्पलेट्स बता दिए। सबसे पहले ये चीज अपने माइंड से हटा दो कि अगर 9 बैंड लेने हैं ये टेम्पलेट्स आपको कभी यूज नहीं करने। जो आपको 9 बैंड के टेम्पलेट्स दिए जाते हैं ना, फिर 9 बैंड आते क्यों नहीं है? सबसे गलत चीज है टेम्पलेट्स पे बच्चों को लगाना। आपकी जो थिंकिंग पावर है वो उतनी की रह जाती है जितनी की टेम्पलेट में है। आप अपनी थिंकिंग को वाइड कर ही नहीं पाओगे अगर आप टेम्पलेट्स पे डिपेंड हो। तो टेम्पलेट्स को हटा दो। इससे भी आसान तरीका सिखाऊंगा। कई बच्चों को ये लगता है सर हमारा लेवल बहुत लो है, हमें टेम्पलेट से ही आता है, जो टेम्पलेट्स याद कर लेते हैं वो लिख देते हैं, वो हमारे लिए सही रहता है। मैं कहता हूँ इससे भी आसान है राइटिंग। मेरे चैनल पे देखो, अभी भी मैं बताऊंगा टेम्पलेट्स पहली बात बिल्कुल आपने यूज नहीं करने, क्योंकि आईडीपी कहती है जो चीजें टेम्पलेट्स लाइक रट्टाफिकेशन है, मेमोराइज चीजों के आपको 0 बैंड मिलने हैं। तो ये चीजें अपने माइंड में बिठा लो। टास्क रिस्पॉन्स में आपको 0 बैंड मिलने वाला है इफ यू आर राइटिंग द मेमोराइज लाइन, मेमोराइज कंटेंट। ओके, अब मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले हर एक मॉड्यूल का मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि आप मैक्सिमम बैंड तक पहुंचोगे कैसे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ राइटिंग। अब देखो यहाँ पे राइटिंग में अगर आप चाहे टास्क, आप चाहे एकेडमिक के हो चाहे आप जीटी के हो, आपके पास 2 टाइप के टास्क हैं, टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 है 3 बैंड का, मैं आपको मैक्सिमम बैंड तक लेकर जाऊंगा। टास्क 2 है 6 बैंड का। अब जो मैक्सिमम फोकस्ड रहता है टीचर का, मैक्सिमम फोकस्ड रहता है स्टूडेंट का, मैक्सिमम
इंस्टीट्यूट्स का, वो रहता है टास्क 2 पे। इसको इग्नोर किया जाता है, चाहे जीटी की बात हो चाहे हो एकेडमिक की बात, ठीक है, इसको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से सीधी बात क्लियर कर दूं, जितना मर्जी चाहे जोर लगा लो, ये जो 6 बैंड है ना, बहुत ज्यादा मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, जो मतलब पूरा परफेक्ट बच्चा है, वो बच्चा इसमें से मैक्सिमम बैंड लेकर आ सकता है, ठीक है। अगर मैं सीधी सी बात बताऊं कि इसमें से आप 4.5 से 5.5 तक पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन इधर से जो आपका टास्क 1 है ना, देखो इसमें आपको हर एक चीज एट ए टाइम आइडिया सोचना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, सब चीजें आपको एट ए टाइम सोचनी पड़ेगी। लेकिन टास्क 1 में आपको दिया जाता है, जो दिया जाता है वही राइट करना है, चाहे एकेडमिक है चाहे वो है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कहता हूँ, अगर आपने इस पे अच्छे से ध्यान दे दिया ना, आपके 3 में से 2.5 बैंड कहीं नहीं जाने वाले। एकेडमिक वाले बच्चों को मैं आपको एक चीज बताता हूँ भी, आपको ये चीज सीखने की जरूरत है, सिर्फ वेरिएशन इन सेंटेंसेस। आपको ये सीखना है भी, आपके लाइन बार ग्राफ में वेरिएशंस होनी चाहिए, सिर्फ वोकैबुलरी की नहीं, सेंटेंसेस की। एक लाइन को कितने तरीकों के साथ लिख सकते हो, मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ टास्क 1 वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो भी एक लाइन को मैं 6 तरीकों के साथ लिख रहा हूं। तो अगर आपने वेरिएशन सीख ली, मैं आपको श्योरिटी देता हूं 100%, आपने अगर उस तरीके से लिख दिया, 3 में से 2.5 बैंड आपके कहीं नहीं जाएंगे। एकेडमिक वालों के लिए भी सेम चीज है। अगर इधर से 2.5 बैंड ले लिए, अब देखो जिन बच्चों की रिक्वायरमेंट है 777 की, राइटिंग में 7 बैंड लेने हैं, इधर से 2.5 आ गए हैं, इधर से आपको अगर यहां से 4 आ गए 6.5, यहां से 4.5 आ गए 7 बैंड, यहां से 5 आ गए 7.5 बैंड, यहां से 5.5 आ गए, तो आप पहुंच गए 8 बैंड पे। तो ये नहीं है सिर्फ टास्क 2 आपकी हेल्प करेगा आपको 7 बैंड लेने के लिए या 9 बैंड पहुंचने के लिए, इसको भी उतने ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, उतने ही अच्छे तरीके से इनको करना पड़ेगा अगर आपको मैक्सिमम बैंड स्कोर तक पहुंचना है। तो इसको अपने माइंड में बिठा लो भी, इसको इग्नोर मत करना, बैलेंस्ड रखना, दोनों को बैलेंस रखना है, चाहे टास्क 1 है चाहे टास्क 2 है, ये चीज को इग्नोर मत करें अगर मैक्सिमम बैंड तक पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे गलत तरीके यूज कर रहे हैं टास्क 2 में, ठीक है, ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमम बैंड तक पहुंचना कैसे है। अब मैं आपको बताता हूं टास्क 2 में प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, 9 बैंड के टेम्पलेट्स यूज करने से भी 9 बैंड आ क्यों नहीं रहे। अब देखो आईडीपी क्या कहता है, आईडीपी कहता है मुझे जो टास्क 2 चाहिए बच्चों से, वो मुझे चाहिए बिल्कुल जिसे बोलते हैं इजी टू अंडरस्टैंड। वो कहता है भी हमें ऐसी लैंग्वेज दे दे बच्चा, हम उसको मैक्सिमम स्कोर दे देंगे। इजी टू अंडरस्टैंड चीज का मतलब है उन्हें बिल्कुल सिंपल चीजें चाहिए, उन्हें आपकी फैंसी वोकैबुलरी नहीं चाहिए, उन्हें आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं चाहिए, उन्हें आपके सर्वे वाले एग्जाम्पल्स, डाटा वाले एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए, आईडीपी कहता है भी मुझे टास्क 2 अगर लिखना है तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है, और ऐसी वोकैबुलरी दैट वी यूज इन डेली स्पीकिंग एंड राइटिंग, ऐसी चीजें उनको चाहिए। ये चीज मैं नहीं, मैं फिर कह रहा हूं ये आईडीपी की वेबसाइट पे मेंशन है। अब बच्चे करते क्या है, सबसे पहले इंट्रो जब उनकी आती है बच्चों की, इंट्रो में बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रो में वो डाल देते हैं जर्नल लाइन, उसके बाद करते हैं पैराफ्रेजिंग, फिर थीसिस डालते हैं, और वो थीसिस भी मेमोराइज्ड होती है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। देखो ये जो जर्नल लाइन है ये तो बच्चों ने की हुई है याद, ठीक है, ये तो रट्टाफिकेशन है, ये मेमोराइज्ड है। क्यों, क्योंकि सोसाइटी पे आ गई ये लिखनी है, टेक्नोलॉजी पे आ गई ये लिखनी है, एनवायरनमेंट पे आ गई ये लिखनी है, मतलब याद की हुई है। थीसिस, थीसिस भी याद की है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, दिस ऐसे विल एक्सप्लेन अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस ऐसे विल एक्सप्लेन अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब ये दोनों चीजें आपकी मेमोराइज्ड में आ गई। मतलब ये जो इंट्रो आप ऐसे इस तरीके से लिख रहे हो, ये आईडीपी के अकॉर्डिंग अच्छी इंट्रो नहीं है। इंट्रो खराब, फर्स्ट इंप्रेशन खराब, आपका ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो ये ऐसी इंट्रो आपने नहीं लिखनी। अगर मेमोराइज लिख रहे हो बैंड 0 टास्क रिस्पॉन्स में, फायदा ही कोई नहीं है, ठीक है।
आईडीपी कहता है इंट्रो लिखनी है, पैराफ्रेजिंग करो, बिल्कुल सिंपल। मेरी पैराफ्रेजिंग इट कैन बी सीन, इट इज बिलीव्ड से आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे मैं सारा नहीं बता सकता। सिंपल पैराफ्रेजिंग करो और आंसर टू द क्वेश्चन, और आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसके पॉइंट्स यहीं पे इंट्रो में ही लिख कर जाने हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए एडवांटेजेस है सेलफोन की, सो आप सीधा लिखो द मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेलफोन इज इट इज हेल्पफुल इन स्टडीज एंड इट ऑल्सो इंटरटेन्स द चिल्ड्रन, ठीक है। तो मतलब आपको पॉइंट्स बता के जाने हैं, ऐसे नहीं बता के जाना आई विल एक्सप्लेन अपकमिंग पैरा, नहीं, आपको पॉइंट्स यहीं पे बता के जाने, बस ऐसे इंट्रो लिख दो, ये मांग रहा है आईडी। दूसरा जो आपकी बीपी की फॉर्मेशन है उसमें बच्चे गलतियां करते हैं, स्टार्टिंग से कनेक्टर लगा देते हैं, टू कमेंस, ठीक है, टू कमेंस, उसके बाद टू एक्सप्लेन, उसके बाद मोर ओवर, फिर फर्दर मोर, फिर फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद एज ए रिजल्ट, मतलब एक बीपी में 6 से 7 कनेक्टर। इट इज नोन एज ओवर यूज ऑफ कनेक्टर। वो कहते हैं अभी कनेक्टर वहां पे यूज करो जहां पे जरूरत है, ऐसे बिल्कुल कहीं पर भी कनेक्टर यूज मत करो, ठीक है। तो आपको ऐसे ओवर यूज नहीं करना, आपको कनेक्टर्स का ओवर यूज बिल्कुल नहीं करना ऐसे, ठीक है। बीपी कैसे लिखना है, बीपी को नॉर्मल टू द पॉइंट स्टार्ट करो, मैं कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं करता देयर आर मेनी एडवांटेज बट द प्रीडोमिनेंट वन इज, क्योंकि ये भी एक मेमोराइज सी चीज है। आप सीधा स्टार्ट करो द प्राइम रीजन, ठीक है, द प्राइम एडवांटेज इज दिस, उसके बाद एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने में थोड़ा अच्छा आपको ये जो टॉपिक, ये जो आपका एरिया ना सेंसिटिव एरिया, एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ पॉइंट्स अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपकी बहुत एडवांस्ड होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन पूरी क्लियर होनी चाहिए, सारी की सारी बैंड स्कोर आपके एक्सप्लेनेशन पे है। और बहुत ही जनरल सा एग्जांपल लिखो जिसमें डाटा ना हो, और अपना अगर आपको रिजल्ट डालना है तो डाल दें। तो ऐसे आपको बीपी की फॉर्मेशन करनी है, एग्जैक्ट फॉर्मेशन आप वीडियो से देख सकते हो चैनल में जाकर। और कंक्लूजन में आपको क्या ध्यान रखना है, कंक्लूजन में कभी भी कंक्लूजन को इन ए नटशेल, इन ए समरी, इन ए रिकैप्चुलेट ऐसे वर्ड से यूज नहीं करना। आईडीपी कहता है कंक्लूजन सिर्फ इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड, ये दो वर्ड से ही कंक्लूजन को स्टार्ट करो। देखो बहुत सिंपल है, अगर आपने ऐसे आईडीपी को चाहिए बिल्कुल सिंपल चीजें, आपको मिसगाइड किया जा रहा है टेम्पलेट्स में, हाई वोकैबुलरी में, आपका बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। जितनी इंग्लिश आपने स्कूल में सीख ली दैट इज इनफ टू गेट द 9 बैंड स्कोर, ठीक है। फालतू की चीजें पे मत टाइम वेस्ट करो। देखो अगर टारगेट बड़ा रखोगे तो ऑब्वियस है आपका स्कोर भी बड़ा आएगा। अगर 6 बैंड का टारगेट लेके जाओगे 4 साढ़े 4 आएंगे। 9 बैंड का टारगेट रखो, तैयारी उस हिसाब से करो, आने को 9 भी आ सकते हैं, आने को 8.5 8 तक भी बोल सकते हो। सो टारगेट बड़ा रखो, लेकिन काम उसी तरीके से करो भी 9 ही आए, ठीक है। और आएंगे, जो बच्चा अच्छे से तैयारी करेंगे उसके आएंगे भी। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल अच्छे से देखो, ये चीजें मैं हमेशा कहता हूं मैंने खुद नहीं लाइक टीचर्स ने सिखाई, ये मैंने खुद सीखी है। और ये सिर्फ एक है, मैंने राइटिंग का एक मैंने कोर्स डिजाइन किया है। अगर कोई बच्चा हाईली लाइक उनको चाहिए कि मेरा एग्जाम है, मुझे बहुत अच्छी राइटिंग की तैयारी करनी है, मुझे राइटिंग नहीं आ रही, मैंने अपना एक कोर्स डिजाइन किया है जीटी और एकेडमिक बॉस बच्चों के लिए, जिसमें मैंने वीडियोस डाली हैं टास्क 1 और टास्क 2 के हर एक सिंगल टाइप पे, टास्क 1 और टास्क 2 के हर एक सिंगल टाइप पे वीडियो लेक्चर्स हैं 1-1 घंटे के, ठीक है। हर तकरीबन 15 से 16 वीडियोस मिलेंगी, प्लस आपको 30 प्लस पीडीएफ सैंपल्स मिलेंगे टास्क 2 के, जो कि आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स ने लिखे हैं, वो भी इस कोर्स में है, टास्क 1 के भी और टास्क 2 के भी, ठीक है। ये मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, मतलब मेरी जितनी भी 3-4 साल की मेहनत इस कोर्स में डाली है। इसके अलावा मैंने पीडीएफ्स डाले हैं एग्जाम लेवल के लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग के इसमें, ठीक है। मेनली ये कोर्स राइटिंग के लिए है। मैं कहता हूँ जिस बच्चे ने भी ये कोर्स ज्वाइन किया है, लाइक जिसने भी ये बाय किया है, वो बच्चा कभी भी एक सिंगल बच्चे का भी मुझे ये नहीं आया सर मेरे लिए वर्थ नहीं था। इसकी जो पेमेंट है वो 1000 है, जो ऊपर नंबर शो हो रहा है उस पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना कोर्स, ये कोर्स आपको मिल जाएगा। हाईली रेकमेंड करता हूँ जिन बच्चों का एग्जाम है, चाहे जीटी है चाहे एकेडमिक है, मेरे से लिखवा कर ले लो। जिसने भी ये कोर्स ज्वाइन कर लिया ना, उसको राइटिंग की क्लासेस लगाने की जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% पूरा डिटेल में है, पूरी मेहनत है। ये जो वीडियोस हैं ये यूट्यूब पे नहीं है, ये सिर्फ कोर्स के लिए थी। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट मॉड्यूल की, जो है आपका रीडिंग मॉड्यूल। रीडिंग से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, बहुत सारे बच्चे, ठीक है।
डरते क्यों हैं? सबसे बड़ा मुझे मेरे अकॉर्डिंग बच्चों का जो डर है वो रीडिंग में ये है, एक तो ये सर पैसेजेस बड़े बड़े हैं और टाइम है सिर्फ 1 घंटा, सबसे बड़ा डर है। देखो अगर कोई चीज डिजाइन हुई है, अगर कोई बच्चे डिजाइन करता है, कोई आईडीपी कोई भी चीजें एग्जाम डिजाइन करता है तो वो बहुत सोच समझ के करता है। अगर उन्होंने दिया है मतलब होता भी होगा। आपने देखे हैं बच्चों के स्कोर भी आते हैं 8-8 9-9 बैंड भी रीडिंग्स में आते हैं बच्चों की, मतलब उन्होंने किया है इसीलिए आते हैं ना। तो रीडिंग को करने का सबसे जो मेन आपको चीजें सीखनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। टाइम मैनेजमेंट ये नहीं है जल्दी जल्दी रीडिंग कैसे पढ़े स्किम एंड स्कैन, वो चीज नहीं। रीडिंग इज टोटली डिपेंड ऑन स्ट्रेटजीज। जो आप स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हो ना उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। क्या चीजें आप पहले कर रहे हो, रीडिंग को पढ़ कैसे रहे हो, लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी है, ट्रू फॉल्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है। हर एक क्वेश्चन टाइप की अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं रीडिंग में। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे अकॉर्डिंग अलग अलग है जो मैंने यूज किया है और वही मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करती है। मेरे पास ऐसे भी कई बच्चे थे जो 40-40 मिनट्स में तीनों पैसेजेस कर देते थे, स्कोर पूरा, मतलब वो कोई चीजें यूज कर रहे थे। तो वही चीजें मैं आपको यहां पे सिखाने जा रहा हूं। देखो रीडिंग करने का तरीका, सही तरीका क्या है, मैं ये नहीं कहूंगा भी स्टार्टिंग से ही टाइम पे फोकस करना चाहिए। मैं ये सोचता हूं, सबसे पहले मैं आपको इसका भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं। मैं बच्चे ये सोचता हूं भी रीडिंग में सबसे पहले अगर किसी बच्चा आज उसने आइल स्टार्ट की, उसने अगर सबसे पहला स्टेप अगर देखना है किस पे फोकस करना चाहिए, तो मैं कहूंगा उसको फोकस करना चाहिए एक्यूरेसी पे। मैं इस चीज को 1 नंबर पे रखता हूं। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है, अगर आप टाइम पूरा है, आप सारा पैसेज कर लेते हो लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं है, तो उस रीडिंग का करने का कोई मतलब नहीं है। बैंड मिलने हैं जितने क्वेश्चन आपके सही हैं उसके, ना कि इस चीज के भी आपने अटेम्प्ट कितने किए। तो मैं कहूंगा भी सबसे पहले बच्चा एक्यूरेसी पे फोकस करे, भी मैक्सिमम क्वेश्चंस उसके सही होने चाहिए। तो ये एक्यूरेसी कैसे होगी? ऐसे नहीं होगी भी तीनों पैसेज कर लिए, तीनों में से आगे 20, आज भी 20 है, 1 मंथ बाद 23 ही हुए हैं अभी, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तीनों के तीनों पैसेजेस करने के। अब सही तरीका बच्चे ये है, रीडिंग में क्या होता है, 3 पैसेजेस हैं। अब आपको कैसे ध्यान देना है, पहले पैसेज में 1 से आगे 13 क्वेश्चन, दूसरे में 14 से आपके आगे 27 क्वेश्चन, तीसरे में 28 से आगे आपके 40 क्वेश्चन। ठीक है। अगर मैं ये बात कहूं भी कई बच्चे कहते हैं सर 6 ही आ जाएं, सीधी बात देखो पहले 2 पैसेजेस में 27 क्वेश्चन है, 27 का मतलब होता है 6.5 बैंड, मतलब 6.5 बैंड तो पहले 2 पैसेजेस में ही है। तीसरा पैसेज आपके लिए बोनस है, जितने सही कर लोगे उतने ही बैंड आपके बढ़ते जाएंगे, आपके स्कोर का ग्राफ उतना ही बढ़ता जाएगा और पहुंच जाएगा 9 बैंड तक। अब देखो क्या चीज है, मैं फोकस किस पे कह रहा हूं, एक्यूरेसी पे। अब एक्यूरेसी की कैसे लेकर आनी, ये नहीं भी 40 के 40 एक बार में, नहीं, आपको स्टार्टिंग करनी है सबसे पहले पैसेज नंबर फर्स्ट। आपको सिर्फ एक पैसेज करना है 10-15 दिन। जब ये 13 में से आपके 10 सही होने स्टार्ट हो गए ना, एक्यूरेसी आ गई, फिर आपको सेकंड पे जाना है। इस 27 में से जब आपके 24 प्लस सही हो गए, फिर आपको जाना है थर्ड पे। मैं कहता हूं भी आपका स्कोर ऑटोमेटिक ही 30 प्लस 35 प्लस अपने आप जाएगा, अगर इन दोनों में से इतने बैंड आने शुरू हो जाएंगे। अभी आपने टाइम पे फोकस नहीं करना, अभी आपने एक्यूरेसी पे फोकस करना है। जब आपका ऐसा करने से इतना स्कोर आना शुरू हो गया, आपको पता चल गया भी सर मेरी एक्यूरेसी बन गई है, फिर आपको टाइम मैनेजमेंट पे आना है। ठीक है। बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत ही ये है, तीनों के तीनों पैसेजेस करते हैं, स्कोर 24-25 रहता है, कोई फायदा नहीं है, 3-3 मंथ हो गए, इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, सर क्या करें, 10-10 रीडिंगें करें। नहीं, तरीका ये है सही एक्यूरेसी लेकर आने का। अब एक्यूरेसी जब आ जाएगी, फिर सेकंड पॉइंट आता है, नाउ वी हैव टू मैनेज आवर टाइम। ठीक है, एक्यूरेसी आ गई है सर, अब 40 मिनट में
50 मिनट में पेपर भी कंप्लीट करना है। क्यों 50 मिनट में? क्योंकि 10 मिनट ट्रांसफॉर्मिंग के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा भी अब टाइम मैनेज करने की बारी। ठीक है, टाइम मैनेज करने की बारी आ गई। तो टाइम मैनेज करने के लिए ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर एक बच्चे का अलग अलग सिस्टम होता है। मेरे पास एक बच्चा था, वो क्या करता था, जैसे आपा नहीं करते, फर्स्ट पैसेज कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड, आपा ऐसे करते हैं। वो क्या करता था, वो सबसे पहले देखता था लिस्ट ऑफ हेडिंग किसमें, अगर फर्स्ट में नहीं है सेकंड पे चला जाएगा वो। उसके बाद देखता था ट्रू फॉल्स किसमें है, फर्स्ट में है फर्स्ट के कर लिए, सेकंड में है सेकंड के कर लिए, फिर फिलअप देखता था। तो उसका वो तरीका था, अगर वो पैसेज टू पैसेज करता था उसका स्कोर नहीं आता था, और अगर वो ऐसे सोल्व करता था तो वो रीडिंग अपने 40 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लेता था और विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। ठीक है, मतलब उसने अपना एक तरीका ढूंढ लिया। आपको भी अपना खुद का तरीका ढूंढना है, अगर मेरे बताए तरीके आपके काम नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो चीजें मैं आपको समझाता हूं। पहले स्ट्रेटजीज एक बार बता दूं, स्ट्रेटजीज के साथ ही टाइम मैनेजमेंट चलेगा। देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग, सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या है करने का, आपके पास एक लिस्ट दी होती है, ठीक है, और आपके पास पैसेजेस होते हैं ABCD। ठीक है, अब इसमें जो स्ट्रेटजीज मैं यूज करता हूं वो स्ट्रेटजीज को मैं बोलता हूं विजुअलाइजेशन। एक तो विजुअलाइजेशन स्ट्रेटजी प्लस इसके साथ मैं बोलता हूं एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। विजुअलाइजेशन यूज करता हूं सबसे पहले। इसमें जो आपकी लिस्ट है ना, लिस्ट, उसको उसके विजुअल्स बनने चाहिए। देखो विजुअलाइजेशन बहुत तगड़ी चीज है, मैनी मैनिफेस्ट करते हैं ना चीजों को, वैसे विजुअलाइजेशन विजुअल्स बनाते हैं अपने माइंड में, मतलब जो हेडिंग है उसकी इमेजेस बनाओ। अब बचपन में आपको एक चीज सिखाई गई थी या दिखाई गई थी, क्या थी? मैं कहता हूं भी कोई 100 साल का बुढ़ा भी हो उसको भी बोलना सर A4 क्या होता है, वो भी बोलेगा एप्पल। क्यों? क्योंकि वो एप्पल आपको सिखाया नहीं, दिखाया गया था। आपका जो, जिसको बोलते हैं हमारे पंजाबी में कहता बोलते हैं, जो आपकी फर्स्ट बुक होती है ना, उसमें आपका एप्पल बना होता है इतना बड़ा, बच्चों को दिखाया गया था, B4 बॉल दिखाई गई थी, इसलिए आपके माइंड में उसके विजुअल्स बने हुए हैं। अगर आपको मैं अभी मान लीजिए कोई बच्चा 12th पास आउट है, उसको मैं 11th का कोई क्वेश्चन पूछ लूं, नहीं आएगा, क्योंकि इसने सिर्फ रीड किया, देखा नहीं है। एप्पल आपने देखा था, मतलब जो चीजें देखी जाती हैं, जिसके विजुअल्स बनते हैं, वो बोलते नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं भी लिसनिंग की जो, सॉरी, लिस्ट ऑफ हेडिंग की जो लिस्ट है ना, उसके विजुअल्स बनाओ। मान लीजिए लिसनिंग आपके यहां पर आ गया, लिस्ट में कोई आपके लिस्ट में कुछ आ गया लाइक पोल्यूशन USA। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला लिस्ट पे आ गया पोल्यूशन USA। तो अब मेरा माइंड जाएगा भी ये हेडिंग उस पैसेज की आएगी जिसमें USA के पोल्यूशन के बारे में हो। USA को वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी लिख सकते हैं, USA को वो कोई और कंट्री की तरह भी, नॉर्मली कोई एक और नाम आता है मेरे माइंड में नहीं आ रहा। पोल्यूशन की बात हुई होगी, पोल्यूशन, सिर्फ पोल्यूशन वर्ड नहीं, क्या पता वो पोल्यूशन की जगह पे वहां पे पर्टिकुलर पोल्यूशन का नेम लिखते, एयर पोल्यूशन है या नॉइज पोल्यूशन है या कोई ऐसा पोल्यूशन, मतलब एक पोल्यूशन की बात हुई होगी। और मेरा माइंड एक चीज और कहेगा कि सिर्फ एक वर्ड पोल्यूशन से मैं आंसर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग का मतलब होता है एक पूरे पैसेज को एक टाइटल देना, पूरे एक पैराग्राफ को एक टाइटल देना। और कभी भी जो टाइटल रखे जाते हैं वो एक वर्ड से नहीं आते। अगर उस पैराग्राफ का मैक्सिमम प्रोपोर्शन अगर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा होगा, हाँ भी USA में ये पोल्यूशन है, इस पोल्यूशन से ये हो रहा है, ये पोल्यूशन बहुत ही लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव है, ये पोल्यूशन को गवर्नमेंट कर रही है, मैक्सिमम पैसेज में अगर बात हो रही होगी उसमें, फिर मैं इसका लगाऊंगा। तो यहां से आपको दो चीजें समझ में आई, एक तो मैं अपने विजुअल्स बनाऊंगा माइंड में सबसे पहले, प्लस एक मैं ये ध्यान में रखूंगा भी कभी मैं कीवर्ड से अपने पैसेज का आंसर नहीं लगाऊंगा, कभी भी मैं कीवर्ड से अपने पैसेज का आंसर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आपको विजुअल्स बनाने हैं, उसके बाद आपको कीवर्ड्स से कभी भी आंसर नहीं लगाना, क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको करेंगे डिस्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं, आपको ऐसे ही लिस्ट के सारे विजुअल्स बना लिए, ये इसका आएगा, ऐसे इसका आएगा, इसका आएगा, फिर आपने आना पैसेज पे।
मान लीजिए फिर आपने ए पैसेज को रीड किया, ए पैसेज को रीड किया, फिर एलिमिनेशन स्ट्रेटजी यूज करनी है। एलिमिनेशन स्ट्रेटजी का मतलब है फिर से लिस्ट में आना है, हाँ ये रीड के लिए ना, ये भी नहीं है, ये रीड के लिए ना, ये भी नहीं है, ये आ गया हाँ ये हो सकता है, उसके बाद ये रीड कर लिया ना, ये भी नहीं है। मतलब ऐसे आपको लिस्ट में से एक चीज ढूंढनी है, तो ऐसे आपको एलिमिनेट करते हुए जाना है। ऐसे नहीं है यहां पे आंसर मिल गया यहीं पे छोड़ दिया, नहीं, सारी लिस्ट को रीड करना है। सेम बी पैसेज को करो, करते जाओ करते जाओ, जितनी ज्यादा बार लिस्ट को एनालाइज करोगे उतने ही आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमम जाएगी। ऐसे नहीं है सिंपल पैसेज रीड कर लिया लिस्ट पे आ गया, ऐसे नहीं आंसर लगते, एक्यूरेसी नहीं आएगी। और मैं कहता हूं ऐसे हो सकता है आपके स्टार्टिंग में एनालाइज करते हुए 5 मिनट ज्यादा लग जाएं, लेकिन आपके एंड में से 10 मिनट बचाएगी ये स्ट्रेटजी, क्योंकि एक बार स्टार्टिंग में आपने सारी लिस्ट एनालाइज कर ली, लास्ट में ऐसे ऐसे आप आंसर लगाते हुए जाओगे ऐसे। तो इस चीज का ध्यान रखो, विजुअलाइजेशन प्लस एलिमिनेशन। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए। उसके बाद ये मेरी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है दैट इज फॉर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में क्या होता है, जब आप छोटे थे तो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती थी, टीचर आपका क्या कहता था, वर्ड को तोड़ दो फिर उसको जोड़ो, ठीक है, वर्ड को तोड़ के फिर उसको जोड़ दो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मैं भी यही कहता हूं कि जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, वो हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए द रशियन पीपल फाउंड ए ओल्ड बिल्डिंग इन चाइना। तो ये इसके 3 पार्ट बने, रशियन पीपल एक पार्ट, क्या मिला, ओल्ड बिल्डिंग मिली दूसरा पार्ट, कहाँ मिला, चाइना में। ऐसे हर एक ट्रू फॉल्स के 3 पार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी है, अगर तो आपके तीनों के तीनों पार्ट सेम एक लोकेशन पे मिल गए, मान लीजिए रशियन पीपल भी है पहला पार्ट ट्रू, क्या मिला, ओल्ड बिल्डिंग दूसरा पार्ट ट्रू, चाइना में मिला तीसरा पार्ट ट्रू, फाइनल आंसर आ गया ट्रू। अगर इनमें से किसी एक पार्ट की इंफॉर्मेशन गलत है, मान लीजिए रशियन पीपल है, ठीक है ट्रू है, लेकिन उन्हें ओल्ड बिल्डिंग नहीं, उन्हें एक लेक मिली, मतलब दूसरे पार्ट की इंफॉर्मेशन फॉल्स होगी। चाइना में मिली, ठीक है, मतलब अगर एक की भी इंफॉर्मेशन फॉल्स होगी फाइनल आंसर फॉल्स, 2 की होगी फिर भी आएगा, 3 की होगी फिर भी आएगा। अब इन द केस नॉट गिवन कैसे आएगा, रशियन पीपल मिल गया, ओल्ड बिल्डिंग मिली, लेकिन ये पार्ट नहीं है, कहां मिली, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉट गिवन। अगर एक भी इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, फाइनल आंसर नॉट गिवन। सो ये है स्ट्रेटेजी। कभी भी आपको फॉल्स और नॉट गिवन में दिक्कत आए, 3 पार्ट में डिवाइड करो। अगर तो इंफॉर्मेशन नहीं है उस एक पार्ट की, हो सकता है इसकी ना हो सकता है इसकी ना हो, एक की भी नहीं है, नॉट गिवन। अगर इंफॉर्मेशन गलत है तो फॉल्स। तो ये है आपकी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की। मैं कहता हूं अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटजी नंबर 3 इज फॉर फिलअप्स। फिलअप्स, ठीक है। फिलअप्स में क्या है, जो आपके फिलअप्स आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे फिलअप आ गया मेरा, अब आपको इसमें क्या करना है, फिलअप से आगे और फिलअप से जो पीछे वर्ड है उनके ऊपर ध्यान देना है। यहां पर क्या होगा, या तो ऐसे वर्ड होंगे जिनके सिनोनिम्स नहीं होते, ऐसे वर्ड्स जिनके सिनोनिम्स नहीं होते, ऐसे वर्ड जैसे इन ओन, इनके क्या सिनोनिम है। मान लीजिए यहाँ पे फिलअप से आगे ये लिखा हो, अब मैं आपको कहूंगा अभी कीवर्ड से देखकर आपको पैसेज में जाना है। मान लीजिए यहाँ पे आपको लोकेशन मिल गई, अब यहाँ पे मान लीजिए इन लिखा है, अब जहाँ पे लोकेशन मिली है वहां पे मान लीजिए यहाँ पे इन आ गया, और इनके बाद जो भी वर्ड होगा ना यहाँ पे, ये आपका 100% आंसर है, 101% लगा लो। इनमें से ऐसे वर्ड जिनके सिनोनिम नहीं आते, लोकेशन पे जाओ कीवर्ड से और वो फिलअप से आगे वाला वर्ड ढूंढ लो, मिल जाएगा। अगर वो वर्ड नहीं है, फिलअप से पीछे वाला वर्ड उठा लो, पीछे वाला आएगा तो उसके आगे वाला जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो ये एक चीज होगी। इन द केस ऐसा वर्ड है जिसके सिनोनिम है, मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई वर्ड आ गया पीपल, पीपल, उसके बाद यहाँ पे ऐसे लगा है, तो अब आपको पैसेज में जाना है और पैसेज में पीपल से रिलेटेड कोई भी वर्ड ढूंढो। पीपल से रिलेटेड क्या हो सकता है, इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, ठीक है, ह्यूमंस भी हो सकता है, ठीक है, मतलब पब्लिक भी हो सकता है, कुछ भी,
लाइक आपको अगर जिस भी लोकेशन पे जाना है, लोकेशन में पीपल से रिलेटेड जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन है, आपको अगर कोई वर्ड मिलता है तो उसके बाद वाला जो भी होगा वो आपका आंसर है और 101% आंसर। तो ये आपने स्ट्रेटजी यूज करनी है फिलिप्स में, ठीक है। जो आपकी इंफॉर्मेशन कंटेनिंग है वो हमेशा आप कीवर्ड से लगा सकते हो। लिस्ट ऑफ हेडिंग को छोड़कर आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल बाकी क्वेश्चन में कर सकते हो, लेकिन लिस्ट ऑफ हेडिंग में नहीं करना, क्योंकि कभी भी टाइटल एक वर्ड से नहीं लगता, ठीक है। कीवर्ड से आप अपनी इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन कंटेनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके कीवर्ड्स मार्क करो और कीवर्ड्स ढूंढो किस पैसेज में है, जिस कीवर्ड को जिस पैसेज में मिलेगा वही उसका आंसर आएगा। सेम आपके जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें एक चीज का ध्यान रखो, आपको पहले सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है, आपको ऑप्शंस पहले नहीं ढूंढने, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन में से कीवर्ड ढूंढो, फिर पैसेज में जाओ, जहां पर भी आपको कीवर्ड मिला, यहां पे मिला, इसके 2 लाइन ऊपर से पढ़ लो और 2 लाइन नीचे तक जाओ, यहाँ पे कीवर्ड मिला, 2 लाइन ऊपर से मिला, 2 लाइन नीचे तक जाओ, रीड कर लिया। अब इसके बाद अपने ऑप्शंस को रीड करो और एलिमिनेट करते हुए जाओ, इसकी बात नहीं हुई, इसकी नहीं हुई, इसकी लग रही है, इसकी भी नहीं हुई, फाइनल आंसर अपने आप आ जाएगा। गलत को काट दो भी, किसकी बात नहीं हुई, सही आंसर अपने आप बच जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस देखना कितना हाई होता है। तो इन चीजों से, इसी चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं भी, आपको हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत है। अगर आपको मैक्सिमम बैंड अचीव करने हैं, ओवरऑल 9 बैंड लेने हैं, ऐसे नहीं है रीडिंग करते जाओ आ जाएंगे, नहीं, आपको इन स्ट्रेटेजीज पे काम करना होगा, ऐसे काम करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग की चीजें, ठीक है। एक चीज मैं और आपको बता दूं, ऐसे नहीं है कि लाइक रीडिंगों को ऐसे करने से आ जाएगा। एक चीज ये देखो भी, जो रीडिंग को एनालाइज करो, जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग, ट्रू फॉल्स, फिलिप्स, एमसीक्यूज, मैचिंग्स, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग, ये कीवर्ड्स हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग हमेशा 8 to 9 आती है, ट्रू फॉल्स आपको 15 से 16 से 17 जितने मिल जाएंगे। सेम ये आपके एमसीक्यूज भी आपको 4 से 5 मिलेंगे, मैचिंग्स भी आपको 5 से 6 मिल जाएंगे, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग आपको 5 से 6 मिल जाएंगी। तो ये स्ट्रक्चर होता है रीडिंग का। मैं आपको ये बात बताऊं, ये तीनों क्वेश्चंस आपके 30 मार्क्स कंटेन करते हैं, तो इन पे हमेशा फोकस्ड रखना है। आपको पता होना चाहिए रीडिंग में क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें ये है, किस चीज को कैसे करूं मैं, इतने बैंड आ जाए, किस चीज को कैसे करूं, इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क। ये नहीं है ऐसे ही बस कर दिया हो गया, नहीं। तो इन चीजों को समझो, बेसिक स्ट्रेटजीज को। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट मॉड्यूल जो है आपका लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल इज नोन एज 9 बैंड मॉड्यूल। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के इस मॉड्यूल में 9 बैंड आए हैं। सबसे ज्यादा जो 9 बैंड आते हैं वो लिसनिंग मॉड्यूल में आते हैं। देखो, लिसनिंग एक ऐसी चीज है जो आपको स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल लगेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा बैंड भी इसी में आएंगे, ठीक है। बस जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उन चीजों पे फोकस कर लेना, बैंड हमेशा अच्छे आएंगे, ठीक है। अब देखो, लिसनिंग में क्या रहता है, लिसनिंग में सबसे पहली जो चीज है, अगर आपको लिसनिंग समझ नहीं आ रही, आपको करना क्या है, सबसे पहले YouTube पे लिसनिंग को स्टार्ट करो और नीचे अपने कैप्शंस को ऑन करो और उसको रीड करते हुए लिसनिंग को करो, ठीक है। कैप्शंस को ऑन करो और कैप्शंस के साथ रीडिंग उसको पढ़ो और सुनो, आपको पता चलेगा किस वर्ड को वो कैसे बोलते हैं। अगर वो वर्ड नहीं है तो आपको एक ऑडियो स्क्रिप्ट मिलेंगी, जितनी भी आपकी जो है मक्कड़ की बुक्स हैं, क्या जितने भी मक्कड़ की बुक्स है ना, उनकी जो ये आप कैम्ब्रिज की, सॉरी, जितने भी कैम्ब्रिज की बुक्स हैं उनकी लिसनिंग्स वाली बुक्स के पीछे हर एक लिसनिंग की ऑडियो स्क्रिप्ट दी हुई है, ठीक है। आप पहले लिसनिंग को सुनो, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट को खोलो, फिर उसके बाद साथ साथ स्क्रिप्ट को देखो और साथ साथ सुनो, आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। सबसे पहले बिना स्क्रिप्ट से जितने आंसर्स आते हैं समझो, फिर आपको जब स्क्रिप्ट के साथ उसको सुनोगे ना, आपको पता चलेगा भी आंसर कैसे लगा, क्यों मेरा ये था, मैंने ये क्यों लगाया। स्क्रिप्ट आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ स्क्रिप्ट जरूर पढ़ें, स्क्रिप्ट को देखें, बहुत बूस्ट करेगी स्कोर। अगर आपने 15-20 दिन स्क्रिप्ट को एनालाइज कर लिया, आपको पता चल जाएगा बहुत सारी चीजें। उसके बाद जो जरूरी ध्यान देने वाली चीजें हैं इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डिस्ट्रैक्शंस।
लिसनिंग में क्या होता है, ऐसे नहीं है लिसनिंग सीधी सीधी चलती जाएगी, लिसनिंग में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। वो आपको बोलेगी कुछ, आंसर लिखेगी कुछ, पहले बोलेगी एक आंसर, सॉरी बोलकर आंसर को कर देंगे चेंज। तो इन चीजों का ध्यान बच्चे आपको रखना है। मान लीजिए मेरे पास एक लिसनिंग चल रही है जिसमें कोई पर्सन है जूलिया, तो जूलिया ने कहा आई विल बी रीच एट द स्टेशन एट 6 PM। क्वेश्चन आ गया व्हेन डिड जूलिया रीच एट स्टेशन, 6, 7, 8 या 9। तो ये आपके ऑप्शंस आ गए ए बी सी डी। ठीक है, पहले जूलिया बोलेगी आई विल बी रीच एट द स्टेशन एट 6 PM, फिर बहुत सारे बच्चों ने 80% बच्चों ने 6 पे आंसर लगा देना है, फिर वो कहेगी ओ सॉरी आई हैव सम वर्क एट दैट टाइम सो आई विल बी देयर 1 hour आफ्टर द टाइम आई सेड बिफोर। मेरे को काम है तो मैं वहां पर जितना टाइम मैंने पहले बोला था 6, उससे 1 घंटा बाद आऊंगी, मतलब 1 घंटा बाद 7 आ गया, तो सही आंसर 7 है ना कि 6। तो ये है डिस्ट्रैक्शंस। और डिस्ट्रैक्शंस के लिए वो कैसे वर्ड यूज करती है, कॉन्ट्रैक्शन वाले, ओ सॉरी, हाउएवर, व्हाइल, बट, ऐसे वर्ड्स को यूज करके अपना आंसर चेंज करती हैं। सो यू हैव टू अवेयर अबाउट सच टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यू हैव टू इग्नोर सच डिस्ट्रैक्शन। इग्नोर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिनोनिम्स। देखो सिनोनिम्स का बहुत इसमें काम है, क्योंकि सिनोनिम्स वाले कई बार आंसर्स आपको लगाने पड़ जाते हैं। ठीक है, मैं हमेशा से एक एग्जांपल देता हूं, लिसनिंग में आया भी जॉन वॉक्स टू द जिम, वॉक्स टू द जिम। क्वेश्चन आ गया हाउ डिड जॉन गो टू द जिम, ऑन फुट, बाय बाइक, बाय कार, बाय साइकिल। सो वॉक्स का सिनोनिम है फुट। तो ऐसे सिनोनिम्स का खास ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स का खास ध्यान रखना है। और नेक्स्ट इज दैट स्पेलिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग्स। अगर आपको लिसनिंग सारी आती है लेकिन लास्ट में आपको स्पेलिंग्स नहीं आ रही ट्रांसफॉर्मिंग के टाइम, तो स्पेलिंग्स आपका सारा कुछ लेकर बैठ जाएगी, कॉन्फिडेंस आपका लैग कर देगी, स्पेलिंग्स नहीं आती। आपको एक चीज बताता हूं, गूगल पे सीधा सर्च करो मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग्स इन द आइल्स लिसनिंग, पहला पहला पेज खुलेगा, 100 के करीब स्पेलिंग्स हैं। याद नहीं करनी, 20 से 25 दिन सिर्फ उसको 2 टाइम्स इन अ डे रीड करना है, अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ 2 बार रीड करना है, एक स्केड्यूल बना लो, 20-25 दिन रीड कर लो, आपको पता चलेगा उस 100 में से हर लिसनिंग में 2 से 3 स्पेलिंग्स आती हैं, 2 तो आएंगी आएंगी, 2 आ गई मतलब स्कोर बहुत ऊपर चला जाएगा। सो रिपीट होती हैं स्पेलिंग्स। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपको बताता हूँ, स्किपिंग, स्किपिंग सीखनी पड़ेगी आपको। स्किपिंग, इसमें क्या रहता है, भी बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए मैं 13 नंबर क्वेश्चन सुन रहा हूं, मुझे पता नहीं चला, ठीक है, मुझे पता नहीं चला, मेरा माइंड वहीं पे ये यार 13 का क्या क्या बोला क्या बोला। जब ऐसा करोगे 14 15 दोनों चले जाएंगे इतने में, उसने नहीं रुकना आपके लिए। यू हैव टू स्किप द क्वेश्चन, आपने कहना है भी गया तो गया, एक क्वेश्चन के बदले आगे वाले 2 क्वेश्चंस को खराब मत करो, 2 नहीं, अगर वो 2 खराब हो गए आपका कॉन्फिडेंस नीचे एट ए टाइम चला जाएगा, पूरी लिसनिंग पूरी आइल्स चली जाएगी उस टाइम। तो एक क्वेश्चन के पीछे सारा एग्जाम चला जाएगा, 14 15 16 17 या रुपया दोबारा लगाना पड़ जाएगा। स्किपिंग इज मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है, चाहे रीडिंग है चाहे लिसनिंग है, यू हैव टू स्किप द क्वेश्चन। तू जा भाई जा, 39 पे भी 9 बैंड है, इतना याद रखना, एक क्वेश्चन के पीछे सब कुछ खराब मत कर लेना। अगर चला गया है डोंट वरी, छोड़ो मत, छोड़ दो उसको, सॉरी। ठीक है, उसके बाद एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं उसमें बता रहा था आपको मैनिफेस्ट करना है, ऐसे ही आपको जो फिलअप्स है उनको आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। हमेशा देखो भी फिलअप्स जो आपको दिया गया है उसमें बात किसकी हो रही है। मैं हमेशा से एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन आ गया गार्डनर, जो गार्डनर है वांट टू रिप्लेस डैश फ्रॉम द गार्डन, ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें बच्चों ने आंसर्स लगाए होते हैं पेन पेंसिल, ऐसे बच्चे देखते ही नहीं है क्वेश्चन को, बस जो लिसनिंग में थोड़ा सा पता चला वही लिख दिया। अब गार्डन से रिलेटेड बात है, गार्डनर की बात है, आपके माइंड में एक फिल्टर लग जाना चाहिए, जो आंसर्स आएगा वो ऐसी चीज का आंसर आएगा यहाँ पे जो गार्डन में होती है। गार्डन में क्या कुछ होता है, गार्डन में फैंसीज होती हैं, ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फाउंटेन्स होते हैं, मतलब आपका माइंड वहीं पे क्लिक करना चाहिए जहां पे गार्डन से रिलेटेड बात होगी, गार्डन में लगी हुई चीज की बात होगी। तो ऐसे आपको मैनिफेस्ट पहले ही कर लेना है, इस क्वेश्चन का आंसर गार्डन से रिलेटेड है, एक फिल्टर लगा लेना है माइंड में।
So you have to manifest your answer before the listening. इन चीजों पे ध्यान दो. Then next is time management. टाइम मैनेजमेंट स्पेशली इन द एमसीक्यूज. जो आपका सेक्शन नंबर 3 है ना, उसमें क्या आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, और वो भी कौन से, लॉन्ग टेल वाले, ठीक है, जिसमें लंबे लंबे आंसर्स हैं, और वो 5 4 5 6 इकट्ठे होते हैं, और वो जितना टाइम दिया होता है उसमें बच्चे रीड नहीं कर पाते. मैं आपको उसमें एक सही सलाह देता हूँ. फर्स्ट सेक्शन बहुत ईजी होता है, आपको उस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है. आप फर्स्ट सेक्शन का कुछ टाइम थर्ड सेक्शन में दें, सेकंड का कुछ टाइम भी थर्ड सेक्शन में दें, और थर्ड का भी थर्ड सेक्शन में दें. ऐसे थोड़ा रल मिलकर अगर आप करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस रीड हो जाएंगे. देखो, बिना रीडिंग अगर आपने क्वेश्चन को रीड नहीं किया, आंसर लगाना बहुत मुश्किल है. सो आपको रीड करना जरूरी है. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से तीनों का कुछ टाइम निकाल के पहले 2 में से थर्ड को दें, रीड करें मैक्सिमम टाइम, फिर ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं. तो ट्रांसफरिंग करते टाइम भी हमेशा अच्छे से ध्यान देना है. ट्रांसफर इज द मस्ट. तो इन चीजों का ध्यान दें. लिसनिंग 9 बैंड मॉड्यूल है, आएंगी, बिल्कुल आएंगी, ठीक है. मैं हमेशा से कहता हूँ जो नए बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग में समय नहीं लगती, क्योंकि देखो, राइट आप स्कूल में कर लेते थे, बोल भी स्कूल में लेते थे, ठीक है, पढ़ भी स्कूल में लेते थे, लेकिन इंग्लिश सुनते नहीं है स्कूल में. सभी स्कूलों का यही है, उसमें लिसनिंग बहुत कम है. तो लिसनिंग इसलिए एक बार स्टार्टिंग में बच्चों को मुश्किल लगती है. मेरे पास एक टारगेट है 21 डेज का. 21 डेज बाद लिसनिंग इतनी अच्छी हो जाती है बच्चों की, बात ही छोड़ दो. सो इन चीजों पे ध्यान दे लो, लिसनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट एंड फाइनल मॉड्यूल इज स्पीकिंग मॉड्यूल. स्पीकिंग मॉड्यूल बच्चों को करता है स्ट्रेस्ड. बच्चों को ये रहता है स्पीकिंग में कौन सा एग्जामिनर आएगा, फॉरेनर आएगा, इंडियन आएगा, साउथ वाला आएगा, कौन सा आएगा. मैं कहता हूँ ये चीज बिल्कुल भी बच्चे डिपेंड नहीं करती. जो चीज बोलोगे, जो चीज उनको सुनाकर आओगे, बैंड उसी के ही मिलने हैं, ठीक है. तो इन चीजों को छोड़ दो, फालतू की प्रैक्टिस ही है सिर्फ, ठीक है. इसमें सिर्फ आपकी प्रैक्टिस काम आएगी आपको, ठीक है. और इसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करूं तो इसमें क्या है, आपके 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट आपके 2 बैंड का है. इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, इंट्रो आएगी, आपके बारे में क्वेश्चंस आएंगे. मैंने जितना इसमें एनालाइज किया है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं लाइक इनमें से आते हैं. लाइक सबसे पहले आपके लाइक्स, ठीक है. डू यू लाइक शॉपिंग, डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दिस. नंबर सेकंड इज ऑफन. हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवी. ऑफन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए. इन चीजों का आंसर आपको अच्छे से आना चाहिए. लाइक को कैसे बोल सकते हो, लाइक को लाइक नहीं बोलना, लव, आई अडोर टू, आई हैव इंटरेस्ट, ऐसे, ठीक है. ऑफन, ऑफन का मतलब होता है कब, मतलब बहुत ज्यादा करते हो, रेगुलरली, बहुत कम करते हो, बहुत ज्यादा करते हो, फ्रीक्वेंटली बोल सकते हो, बहुत ज्यादा कम, लाइक फ्यू, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर, ऐसे, ठीक है. ऑफन से रिलेटेड भी आपका आ सकता है, ठीक है. और टाइप से, टाइप्स भी आते हैं, ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ मूवीज डू यू लाइक, तो आपको टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए. कंपैरिजन, कंपेयर भी करते हैं, डू यू लाइक इंडियन मूवीज और फॉरेनर मूवीज. कंपैरिजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है. कंपैरिजन से रिलेटेड आ सकता है. और पास्ट पास्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या करते थे पहले, क्या था, क्या करते थे, ठीक है. तो इन 4-5 टाइप की क्वेश्चंस को आपको अच्छे से आंसर देना आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है. बाकी आप अपनी तैयारी देखो, मक्कड़ में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन ये 5 जो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं इंट्रो के, ये मस्ट होते हैं, ठीक है. इनमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ये इंट्रो में आते ही आते हैं इन टाइप्स में से. नंबर सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों को क्यू कार्ड, ठीक है, 4 बैंड का, 1 मिनट का टाइम मिलता है और 2 मिनट उस पर आपको बोलना होता है. मेरा मानना यह है कि क्यू कार्ड बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है. मैंने जो एनालाइज किया है, जो मेरे चैनल्स पे वीडियोस भी पड़ी हैं, जितने भी मैक्सिमम क्यू कार्ड्स हैं, 80% प्लस क्यू कार्ड्स हैं, सिर्फ 4 चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं. 1 इज पर्सन, फेवरेट सेलिब्रिटी, स्ट्रेंजर, फ्रेंड, कोई आपको मिला हो, नेबर, दैट्स इट. पर्सन पे रिलेटेड 14 से 15 क्यू कार्ड मक्कड़ की बुक में मिलेंगे. देन प्लेस, प्लेस भी ऐसे ही, फेवरेट प्लेस, लाइक जहाँ पे घूमना पसंद करते हो, जहाँ पे पीस मिलेगी, कहाँ पे गए थे, ये वो, आराम से 14 से 15. नेक्स्ट इज टाइम.
द टाइम व्हेन यू फील अग्रेसिव, टाइम व्हेन यू फील अनॉयड, टाइम जब आप नर्वस हुए, टाइम आपको सरप्राइज मिला हो, इवेंट, कोई इवेंट जब आपको अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज करना, सेम यही 12, 13, 14, 15, मतलब ये 4 पार्ट आपके मैक्सिमम आपके क्यू कार्ड्स में आते हैं। इससे अलावा भी बहुत हैं, लेकिन ये मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसमें कोई स्टोरी नहीं बच्चों को दी, जैसे बहुत सारे बच्चों ने पासपोर्ट वाली स्टोरी याद की, मैंने उनको एक तरीका समझाया। मैंने यहाँ पे एक का इनमें से बता देता हूँ। मैंने कहा पर्सन पे अगर आता है तो एक वर्ड याद कर लो, परफेक्ट। इसमें क्या होगा, जो बच्चों की ब्लैंक होने वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। बच्चों के पास ये होता है सर आता नहीं है क्या बोलूं, पर्सन से मैम ने बच्चों का परफेक्ट वर्ड लिखो और आपको पी से याद आएगा उस बंदे की मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दूं, उसका नेम, उसकी एज के बारे में बता दूं। ई से फिर आपको याद आएगा उस बंदे की एजुकेशन और उसकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दूं, 2-3 लाइनें इस पे, 2-3 लाइनें इस पे। आर से आपका उसके साथ क्या रिलेशन है। एफ से उसके फीचर्स बताओ, मतलब उसके नेचर के रिगार्डिंग बताओ, ठीक है, लाइक वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो हेल्पफुल है, वो फ्री टाइम में हेल्प करता है, दैट इज ए टैलेंटेड लाइक एक्टर। ई से उसके एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा फीचर मतलब उसकी फिजिकल फीचर, फिटनेस फ्रीक है, टॉल है, हैंडसम है, ठीक है। सी से क्रिएट ए स्टोरी, अब आपको यहाँ पर उस पर्सन के साथ एक स्टोरी बतानी है, लाइक मैं उसके साथ यहाँ पे गया, हमने ये किया वो किया, कोई भी स्टोरी। लास्ट में टी थिंकिंग भी, आप उससे क्या क्या क्वालिटीज लेना चाहते हैं। इससे आपको लाइनें एटलीस्ट आप 1.5 से 2 मिनट इजिली बोल सकते हो, अगर आपके पास इतने वर्ड्स, इतने आइडियाज आ जाएंगे। तो ये मेरा जो स्ट्रक्चर है ये आपको आइडियाज देता है। सेम प्लेस के लिए मैंने नाइग्रा बनाया है, टाइम के लिए वॉच बनाया है, इवेंट के लिए बनाया है, सारी की सारी वीडियोस यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता, चैनल पे आप देख सकते हो। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, आपको ब्लैंक नहीं होने देगी। इन चीजों का आप यूज करके देखो, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद आते हैं आपके फॉलोअप्स। देखो फॉलोअप्स जो होते हैं, दैट इज द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर गिवन क्यू कार्ड। क्यू कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसके बाहर भी आ सकते हैं, पूछ सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है भाई, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक ही सलाह दूंगा, एग्जाम्पल्स, जितना अच्छे से एग्जाम्पल्स का यूज आप सीख सकते हो सीखो और फॉलोअप्स में डालो। अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपको जिसका कुछ नहीं पता, यू हैव टू गिव एग्जाम्पल, अपने पे ले आओ, किसी अपने फ्रेंड पे ले आओ, लेकिन यू हैव टू स्पीक। स्पीकिंग है, बोलना पड़ेगा, चुप रहने के बैंड नहीं मिलेंगे, यू हैव टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस। और एक अच्छी सलाह ये दूं, स्पीकिंग में क्या रहता है, स्पीकिंग में अगर एकदम से जाकर एग्जामिनर के सामने बोलोगे तो फ्लो नहीं आएगा। मैं हमेशा बच्चों को यही सलाह देता हूँ, एक ऐसा बंदा अपने साथ लेकर जाओ जो आपको एग्जाम से आधा घंटा पहले आपका फ्लो बना दे, उससे क्वेश्चन, वो आपसे क्वेश्चंस पूछे, आप उसको बताओ, एक फ्लो आ जाएगा, वार्म अप हो जाएगा। जैसे जिम में सबसे पहले वार्म अप करते हैं ना, फिर जिम लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको इंग्लिश के लिए एक वार्म अप मिल जाएगा, आपका फ्लो मिलेगा, और स्पीकिंग में आपको वो फ्लो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। डरना नहीं है, बी पॉजिटिव, एग्जामिनर आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके लिए ऐसे नहीं बैठे भी इस बंदे के तो मैं 5.5 ही दूंगा, नहीं, जो बोलोगे वही बैंड आएंगे, अच्छे से बोलोगे अच्छे बैंड आएंगे, नहीं अच्छे से बोलोगे नहीं आएंगे, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान मत दो, पिछले में इतने आए थे इसलिए इतने दे दी, नहीं, ये नहीं मैटर करती। एट ए टाइम द डे जिस दिन आपका एग्जाम है, जो आपने परफॉर्मेंस दी उसी के ही बैंड मिलेंगे, और हर बच्चा इजिली 9 बैंड ले सकता है, 7+ बैंड जा सकता है। ये मेरा मैं आपको अच्छे से अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप पहुंच सकते हो इन चीजों पे। तो इन चीजों का आप ध्यान दें, आपके डेफिनेटली अच्छे बैंड आएंगे। तो ये थी आज की एक कंप्लीट वीडियो, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे कमेंट जरूर करना, बताना जरूर। और नेक्स्ट मंथ से मेरा जो राइटिंग का 15 डेज का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं राइटिंग की क्लासेस लेता हूँ। जिन भी बच्चों को एनरोल होना हो, ऊपर नंबर दिया गया है, उस पर आपको ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। और कोर्स मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ हर एक सिंगल बच्चे के लिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।